नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, जी हां, राजेश अग्रवाल जी। और हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि दरअसल जो आरबीआई का न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन किया गया है, इसका ये पूरा मामला क्या है, क्यों बैन किया गया है, ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा, तमाम बातों की जानकारी हम इनके माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश अग्रवाल जी, आपका बहुत स्वागत है। राजेश अग्रवाल जी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इस मसले को बखूबी समझते हैं। टैक्स से जुड़ा मसला हो, चाहे इकोनॉमिक्स से जुड़ा मसला हो, आपके बजट से जुड़ा मसला हो, इस बात को बखूबी राजेश अग्रवाल जी बताते हैं, समझाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो नया प्रकरण हुआ है आरबीआई का न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन, ये पूरा मामला क्या है, पहले ये बताएं राजेश जी। सर, आरबीआई के पॉलिसी के तहत कोऑपरेटिव बैंक पर उन्होंने एक बैन लगाया है जो अनियमितता होती है। उस आरबीआई इज अ गवर्निंग बॉडी, तो उनको जहां पे भी, क्योंकि कोऑपरेटिव में जनता का पैसा लगा हुआ है, अगर जनता का पैसा में अगर आरबीआई गवर्न नहीं करेगी ढंग से, तो ये रिस्क रहेगा कि वो पैसा ढंग से यूज नहीं हो रहा है। कोऑपरेटिव सेक्टर में ज्यादा नियमितता लगाना बहुत जरूरी है। कोऑपरेटिव सेक्टर में ज़्यादा नियमितता लगाना बहुत ज़रूरी है। जरा ये प्रतिबंध की पूरी जानकारी दें कि आरबीआई प्रतिबंध क्यों लगाती है, ये समझना, क्योंकि न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर प्रतिबंध लगाया है तो क्यों लगाई होगी और खास तौर पर ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर क्यों लगाया गया, जरा इसके बारे में बताएं। ये जो डायरेक्टिव्स इशू किया है आरबीआई ने, ये जो मुंबई का बैंक है, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इसमें उन्होंने जो लोन देना है, डिपॉजिट लेना है, ये विड्रॉल्स है, इसके ऊपर ये सब उनका फाइनेंशियल पोजीशन कंसिडर करके ये बैन आरबीआई ने लगाया है। तो सर, ये जो आरबीआई ने लगाया है उसका 100% उसका जो पॉलिसी है, उन्होंने कंसीडरिंग ऑल ऑडिट्स एंड उसके पैरामीटर्स वो करके ही उन्होंने लगाया है। उसका ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली कोई बैन लगा दिया है। चलिए, तो ये सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करके लगाया है। तो ये बताइए ग्राहकों पर इसका असर क्या पड़ेगा, क्या ग्राहक अपने पैसे निकाल सकते हैं या नहीं, या उनके पास क्या विकल्प है, या बैन लगने के बाद ग्राहक क्या करेंगे, कस्टमर कहाँ जाएंगे, अपने पैसे वो निकाल पाएंगे, उनको क्या दिक्कतें आएंगी या कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। आरबीआई ने इन तमाम बातों का ध्यान रखा होगा। सर, इसका क्या है, जब बैन लगा है उसमें डेफिनेटली अनियमितता है, तो इमिडिएटली उसका जो स्ट्रक्चर है वो आरबीआई इशू करेगी कि जो कस्टमर है किस तरीके से उसका पैसा विड्रॉ कर पाएंगे, और उसकी जो आगे का किसी का भी लॉस नहीं होगा, ये श्योर है। आरबीआई उसका पूरा केयर लेगी कि कोई भी डिपॉजिटर्स है उसका लॉस ना हो। जो डिपॉजिटर्स है उसको लॉस ना हो, लेकिन आप हमें यह भी बताइए कि लॉस ना हो ठीक है, पर यह कब तक, कब तक? सवाल यह है कि अगर लंबे समय तक पैसा बना रह जाता है तो उसका मतलब क्या समझा जाए। वैसे कहा जा रहा है कि 6 महीने की पाबंदी के पीछे की वजह क्या है, मतलब 6 महीने की पाबंदी तो है ना, तो 6 महीने की पाबंदी का मतलब ये समझा जाए कि ये जो बैंक है वो अपना सारा अनियमितता 6 महीने में ठीक कर ले, फिर आरबीआई कंसीडर कर सकती है। लेकिन इस 6 महीने के बीच में जिस ग्राहक को पैसे निकालना होगा, ट्रांजैक्शन करना होगा, वो बेचारे क्या करेंगे? और इसका मतलब क्या निकाला जाए कि 6 महीने के बाद फिर से आरबीआई सुपरवाइज करेगी और उसके बाद कोई फाइनल डिसीजन देगी? जरा इस बारे में भी बताएं। सर, कैसा है, अभी फिलहाल तो जो विड्रॉ नहीं कर पाएंगे कस्टमर, ये आरबीआई ने बैन किया है क्लियरली। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि पहले बैंक
पहली बैंक नहीं है जिसके साथ ये हुआ है। जहां पर भी अनियमितता है उसका लॉस लिमिट करने के लिए ये बैंक ने बहुत बार ये बैन लगाया हुआ है, बाकी कोऑपरेटिव बैंकों पर भी लगाया हुआ है। और ये डिपॉजिटर्स के बेनिफिट के लिए ही लगाया हुआ है बैन। मैं मान्य करता हूं कि अभी लोगों को तकलीफ होगा, अगर ये बैन नहीं लगाया तो उनका नुकसान और ज्यादा होगा। नहीं तो उसका नुकसान ज्यादा होगा, तो इसका मतलब यह समझा जाए ना कि 6 महीने तक जो बैन है, जरा इस पे भी बात बताएं कि 6 महीने तक जो बैन है तो 6 महीने तक तो पैसे निकाल नहीं पाएंगे, और 6 महीने के बाद क्या आरबीआई फिर से सुपरवाइज करेगी, मॉनिटर करेगी कि अनियमितता दूर हुआ नहीं हुआ, उसके बाद फिर कोई फैसले लेगी? तो सब ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, फिर ग्राहकों की स्थिति क्या होगी? ग्राहक बेचारे क्या 6 महीने इंतजार करें, फिर 6 महीने के बाद आरबीआई कैसे ग्राहकों के साथ पेश आएगी, उनके पैसे को मुहैया कराएगी, या बैंक जिम्मेदार होगा? क्योंकि आपको याद होगा कई सारे ऐसे बैंक रहे हैं जो बीच में बैंकिंग सेक्टर में थे और वो रातों रात गायब हो गए। कई लोगों के पैसे करोड़ों अरबों रुपए खत्म हो गए और उसके बाद लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं। आपको याद होगा कई सारे ऐसे बैंक हैं जो अपने आप को बैंक कहते थे, पर ये तो कोऑपरेटिव बैंक है। तो इस लिहाज से मैं पूछ रहा हूं कि 6 महीने का जो आपने लॉकिंग पीरियड कहा, इसका मतलब समझाइए, ग्राहकों पे असर क्या पड़ेगा ये बताइए, ग्राहक को पैसा कैसे मिल सकता है जरा ये बताइए, कब तक नहीं मिल सकता है वो बताइए, सारी बातों की जानकारी दीजिए। सर कब तक, ये तो 6 महीने में जब आरबीआई पूरा उसका ऑडिट कर लेगी और ये निष्कर्ष पे आएगी कि इसमें अनियमितता कितनी है और बैंक कंटिन्यू हो सकता है, इसमें क्या कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, ये सब जब पूरा उनका ऑडिट होगा प्रॉपरली, तब ये निश्चित होगा कि ये 6 महीने तक का जो बैन है वो आगे भी रहेगा या ये सिर्फ 6 महीने में वो बैन निकल जाएगा। अगर अनियमितता उतना भारी नहीं रहेगी तो फिर वो बैन निकाल दिया जाएगा और बैंक रेगुलराइज फंक्शनिंग चालू हो सकता है आगे। मगर अनियमितता के तहत अगर ये डिसीजन होता है कि ये बैंक अभी ये कंटिन्यू नहीं कर सकती है तो कोई और बैंक इसको टेक ओवर कर सकती है एज पर आरबीआई जो गवर्नेंस है, उनके जो रेगुलेशंस है उसके हिसाब से कोई और बैंक इसको टेक ओवर करके रेगुलराइज कर सकती है। तब सारे डिपॉजिटर्स को अपना पैसा भी मिलेगा और जो लोन वाले हैं उनसे रिकवरी भी किया जाएगा प्रॉपरली। नहीं, यही तो बात है, क्योंकि हम अपने स्क्रीन पर दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कुछ महिलाएं रोती हुई नजर आ रही। तो जिसने अपना पैसा वहां जमा किया होगा, डिपॉजिट किया होगा, उनका रोना लाजमी है, क्योंकि पूरी लाइफ की सेविंग जमा किया होगा और आज उनको समझ में आ रहा होगा कि उनका पैसा है कहाँ। दूसरी तरफ जो लोग लोन लिए होंगे वो तो बड़े मजे में होंगे कि क्या हम बच गए या हमें ईएमआई सबमिट नहीं करना होगा। तो ये दोनों पोजीशंस को जरा आप अच्छे से समझाएं कि ठीक है, जो जिन्होंने लोन लिया उनकी स्थिति क्या रहती है और जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया क्या उनके पैसे बिल्कुल सुरक्षित हैं? देखो सुरक्षित तो है, वहां पे स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है, तो 5 लाख तक का तो जो अमाउंट है वो उनका जो इंश्योरेंस के डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम है उसके तहत वो 100% सुरक्षित है। उसके 5 लाख के ऊपर की अगर कोई रकम है तो वो सुरक्षित नहीं है उतने लेवल पे, मगर पैसा सारे कस्टमर्स को मिलेगा। 5 लाख तक इंश्योरेंस डिपॉजिट स्कीम के तहत मिलेगा और उसके ऊपर का भी जो है ये एक बार की अनियमितता का जो ऑडिट होकर एक बार क्लियर आइडिया आ जाता है कि क्या क्या हुआ था एग्जैक्टली जिसके लिए ये बैन लगाया गया है, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा कि ये बैन कंटिन्यू रहेगा या रोक दिया जाएगा। चलिए, तो आपने इस बैंक के बारे में पूरी जानकारी दी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बहुत सारी बातें जो कि दर्शकों के दिमाग में होंगी उनको जवाब आपकी बातों को सुन करके मिल गया होगा, और बहुत सारी बातें अनियमितता क्या है ये भी तो सामने आना बाकी है। इससे भी पता चल पाएगा कि अगर
अनियमितता माइनर है तो निश्चित तौर पर 6 महीने के बाद करेक्शन के साथ बैंक फिर से शुरू हो सकता है। अगर अनियमितता इतना ज़्यादा है तो हो सकता है कोई और टेक ओवर करे, आरबीआई इसके लिए सुविधा कुछ बहाल करेगी। ये सारी बातें आपने बताया है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिन लोगों के पैसे जमा होंगे उनकी सांसें अटकी होंगी। आखिरकार इस गाढ़ी कमाई को लूटने वाले तो पता नहीं कहाँ चले गए होंगे, कई बार बाहर भाग जाते हैं या बहुत तरह की गड़बड़ी करते हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास जो अपनी गाढ़ी कमाई जमा करता है उनकी सांसें किस तरीके से अटकी रहेंगी, ये गंभीर सवाल अभी भी है। पहले तो 6 महीने तक इंतज़ार करिए, फिर आपने बताया 5 लाख तक सिक्योर्ड है, 5 लाख से ऊपर जिसका होगा उसकी स्थिति कैसी हो रही होगी। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब निश्चित तौर पर समय आने के बाद ही मिल सकेगा। तो फिलहाल इस खास पेशकश में राजेश अग्रवाल जी इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।